Hello and good morning, everyone. I welcome you all at OSIS. I hope everyone is doing well. So, today is 19 December 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So, let's see the topics which we are going to cover here today. First article here is positive signals emerge from India-China talks. Okay, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो इंडिया और चाइना के बीच में हमें कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकल कर मतलब कि इस बातचीत से कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हमें समझ में आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं. सेकेंड आर्टिकल है हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम. तो हम यहाँ पर CCTNS के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हमारा सेक्रेट ग्रुप्स, ये सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि कई बार न्यूज में रह चुका है. फिर है हमारा सेक्शन 6A ऑफ दी सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, इसमें हमारा आसाम अकॉर्ड भी आ जाता है. ये अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में हमारा एग्री कार्बन मार्केट के बारे में है, जिसमें हम कार्बन ट्रेडिंग और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर हियर टुडे. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन कवर अप ऑल दीज टॉपिक्स हियर, राइट. सो PDF के लिए ज्वाइन कीजिए एडवर्ड्स IAS. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, लिंक इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, एंड मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं पहला आर्टिकल. पॉजिटिव सिग्नल्स इमर्ज फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक्स. देखो, आप सभी को पता है कि इंडिया और चाइना के अभी जो रिलेशन थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, है ना. हमारे बीच में बहुत सारी हमें यहाँ पर ऐसे पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर थे. हमारा LAC वाला डिसएंगेजमेंट था. उसके बाद फिर आप सभी को याद होगा कि ये जो मानसरोवर वाला पॉइंट था वो भी चाइना के कंट्रोल में था. तो वो जो मानसरोवर यात्रा थी, है ना, उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया था. लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है, चाइना और इंडिया के बीच में बातचीत हुई है और इससे यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिग्नल्स निकलकर दिखाई दे रहे हैं. सो मिस्टर वैंग सेड दैट it was important to draw from the lessons of the 4-year-long military standoff at the LAC in order to maintain peace and tranquility on the border. They also discussed other ties that detailed due the friction of the boundary, providing positive direction for cross-border exchanges, including resumption of the Kailash Mansarovar pilgrimage from India to Tibet. तो यहाँ पर ये कहा कि LAC में अभी आप सभी को पता है यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है ना, जो हमारा 2020 से यहाँ पर स्टैंड ऑफ है LAC में. उसके बाद इसमें यहाँ पर कुछ ये कहा कि जो 2020 में जो हम बॉर्डर थी, मतलब जितने में इंडिया यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था तो इंडिया करेगा, जितने में चाइना पेट्रोलिंग कर रहा था तो उतने में चाइना करेगा, ठीक है. अब जो यहाँ पे स्टैंड ऑफ था वो थोड़ा सा अभी ठीक हुआ है. उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ये पिलग्रिमेज जो आपकी यात्रा थी, है ना, मानसरोवर की पिलग्रिमेज जो यात्रा थी, इसको भी अब कहा जा रहा है कि इसे फिर से हम रिवाइव करेंगे इंडिया से लेकर तिब्बत तक, है ना. डेटा शेयरिंग, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एंड बॉर्डर ट्रेड. और यहाँ पर जो डेटा शेयरिंग है, ट्रांस बॉर्डर जो रिवर्स है, उसमें जो डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर ट्रेड में जो डिस्प्यूट्स हैं, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, अब सेटल करेंगे. तो ये जितने भी हमारे इश्यूज है मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, इनको अब क्या किया जाएगा, धीरे धीरे करके रिजॉल्व करने की बात की जा रही. तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑल 17,130 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री लिंक्ड थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CCTNS. तो CCTNS क्या है आपका, यहाँ पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है. ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म का अगर मैं आपको क्रक्स में बता दूं तो लाइक देखो, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में हर यूटीज में कुछ ना कुछ क्राइम होता रहता है. अब दिल्ली का कोई केस है, दिल्ली में कोई केस है, या फिर आप मान लीजिए MP का कोई केस है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसी A पर्सन के ऊपर क्या चल रहा है, कोई केस चल रहा है, और उसी सेम पर्सन का जो केस है आप मान लीजिए यूपी में भी चल रहा है. लेकिन हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं होता था. आप लोग पहले की मूवीज वगैरह देखते थे कि अगर हमें इसका डेटा मंगवाना होता था तो 2-3 दिन लग जाते थे फाइल को इधर से उधर ट्रांसफर करने में, इस स्टेट की दूसरे स्टेट से. इवन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में यहाँ पर कई बार हो जाता कि इस एरिया के पुलिस स्टेशन में उसकी हमारे पास डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें क्या करना, दूसरे स्टेशन से यहाँ पर मंगाना है. तो इसके लिए ये कहा गया कि अब हम क्या बनाते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं सबका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा और ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. तो ये हम बात करते हैं CCTNS के बारे में. वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान ऑफ इंडिया एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट सिंस 2009. तो ये सिंस 2009 से यहाँ पर क्या है, आपका मिशन मोड जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये हमारे ई-गवर्नेंस का क्या है, एक पार्ट है. देखो, ये मैं कुछ अलग से नहीं बता रही, ये आपके आर्टिकल में भी दिया हुआ है. देखो, लॉन्च्ड इन 2009. अब डायरेक्टली ये न्यूज़पेपर में उसकी लॉन्चिंग
डेट दी हुई है, लॉन्चिंग ईयर यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि हाँ ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ बजट 2000 करोड़ CCTNS हैज become key to the implementation of the 3 new criminal laws rolled out on July 1। तो इसमें ये कहा गया है, मतलब इस आर्टिकल में, कि जो अभी हमारे 1 जुलाई से जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, कौन कौन से यहाँ पर है आप बताएंगे यहाँ पर। तो उन तीनों को क्या करना है, उनका इंप्लीमेंट करना है ना। तो लाइक देखो, द सिस्टम हैज पास्ट एंड करंट क्राइम रिकॉर्ड्स, इसमें जितने भी पास्ट के क्राइम रिकॉर्ड्स हैं और जो प्रेजेंट के क्राइम रिकॉर्ड्स हैं सबका डिटेलिंग होगी, इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ एक्यूज, चार्जशीट पर्सन, कन्विक्टेड, हैबिचुअल ऑफेंडेड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड अदर्स। इन सब का डेटा क्या होगा आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। किसी की मिसिंग रिपोर्ट है, आइडेंटिफाई पर्सन है, तो इनको वेरीफाई करने में, इनको सर्च करने में ये हमारी क्या करेगा, एक तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारे 3 लॉज कौन कौन से, भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को यहाँ पर आता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो 3 हमारे हैं, इनको रिप्लेस कर न्यू लॉज आए, तो इसको इंप्लीमेंट करने में ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है। ठीक है, तो हम इसकी बात करें तो इसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा ये है एम टू पुट प्लेसेस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम for enhancing the efficiency and effectiveness of policing at the police station level throughout the country। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कहीं केरल का कोई केस चल रहा है, केरल में किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया, उसका कुछ है, तो अगर डेटा हमें दिल्ली से चाहिए तो हम फिर जाएं यहाँ पे पूरा ट्रेवल करें दिल्ली, और दिल्ली पुलिस स्टेशन के पास जाएं, फिर वहां से डेटा लेकर आए। नहीं, हमारे पास क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम वहां से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। ठीक है, इसका एम हमने देख लिया कि इंटरलिंक ऑल पुलिस स्टेशन अंडर अ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पसेस of investigation, data analytics, research, policy making, providing citizen services such as reporting and tracking of complaint, requests for एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन बाय पुलिस एंड एटसेट्रा। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव अब इससे आप खुद ही यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेक द पुलिस फंक्शनिंग सिटीजन फ्रेंडली। इससे क्या होगा, जो पुलिस फंक्शनिंग होगी वो सिटीजन फ्रेंडली होगी, यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी, है ना, पुलिस स्टेशन की फंक्शनिंग में भी। इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, यहाँ पर लाइक जैसे कि हमने कोई FIR रजिस्टर की, अब उसको उस केस को रिजॉल्व होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो अगर हमारे पास कई बार क्या होता है कि लाइक डेटा अवेलेबल नहीं है, उसको एक्सेस करो, इधर जाओ उधर जाओ, तो ये थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा। प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल पुलिस विद द टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड द डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, इंप्रूव पुलिस फंक्शनिंग यहाँ पे इंप्रूव होगी इन एरिया, एंड वहां से लॉ एंड ऑर्डर जो आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट है दैट विल आल्सो इंप्रूव योर। फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, UT हेडक्वार्टर एंड अदर पुलिस एजेंसी। ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं पुलिस फोर्सेस है, उसको हम असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो आपको। अब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका 1986 में। अब ये कहाँ से आ गया, हम इसके बारे में देख लेते हैं। सो द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद अ क्लोज कोलैबोरेशन विद द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। द नेशनल क्राइम जो हमारा NCRB है इज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी दैट वुड मैनेज CCTNS। तो CCTNS को मैनेज कौन कर रहा है, हमारा NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये इसको मैनेज करेगा, एक नोडल एजेंसी है। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की बात करते हैं, आपका 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, मतलब तो यहाँ पर आपके जितने भी क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स हैं इन सबके रिकॉर्ड्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टंडन कमिटी, the National Police Commission 1977 to 1981 and the Task Force of the Home Ministry के बेस पर इसको मतलब कि सेटअप किया गया था। It is responsible for collecting and analyzing crime data as well as servicing as a repository of such information to aid investigator in tracing crimes and criminals। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सेक्रेट ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं इन्हें क्या करना है, मैनेज करना है, और इसके लिए आप क्या करिए, पॉलिसी को फॉर्मुलेट कीजिए। ठीक है, ये तो हमने कंटेक्स्ट देख लिया कि ये सारी चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको, सेंटर को ये ऑर्डर किए हैं कि
जितने भी सेक्रेड ग्रुप्स हैं इन्हें आपको क्या करना, मैनेज करना है। फॉर दैट आपको पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना होगा। सो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आस्क्ड टू डेवलप प्लान फॉर नेशन वाइड सर्वे ऑफ ग्रुप। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए सेक्रेड ग्रुप्स क्या है इसको हम समझेंगे। पहले हम ये जो हमारा न्यूज है उसको देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, तो इसके चलते यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया, यहाँ पर एक नेशन वाइड सर्वे करने का प्लान किया है कि इसको हम सर्वे करेंगे कि हमें पता चलेगा कि कितने ग्रुप्स हैं कितने ग्रुप्स नहीं है, है ना, विच आर ट्रेडिशनली सेफ गार्डेड बाय लोकल कम्युनिटी फॉर इट्स इकोलॉजिकल वैल्यू एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये हुआ। अब हम सेक्रेड ग्रुप्स की बात करते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स यहाँ पर वो एरिया कह सकते हैं, वो लैंड कह सकते हैं जिसका यहाँ पर लाइक वो किसी न किसी कम्युनिटी से यहाँ पर एंगेज हो, मतलब कि लिंक, उसकी लिंकेज हो। जैसे कि हम मानते ना, आपने स्पेशली ये ऐसे एरियाज में देखा होगा जैसे कि जो विलेज एरिया होते हैं ना, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि ये वाला जो ट्री है ना, इसकी हम बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। इसका ट्रेडिशनली मतलब सालों साल से हमारे दादा परदादा जो थे, जो हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, उन सभी इसकी पूजा करते थे। यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इसकी सिर्फ पूजा होनी चाहिए। यहाँ पर आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। या फिर कोई एक ऐसा लैंड होता था, कोई एक ऐसा एरिया होता था, है ना, जिस जगह पर लाइक छोटे मोटे आप बना देते थे, तो इस एरिया पर यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ पूजा पाठ होती है। उसको किसी ने, आप कहते हैं ना कि इसकी इतनी मान्यता है, अगर आप यहाँ जाकर माथा टेकेंगे तो आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी विशेष यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा सुना होगा। हाँ, तो उन्हीं प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस। अब देखिए, सेक्रेड ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ ट्रीज ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, ट्रीज का स्मॉल पैच होता है, मतलब कि 2 हो गए, 3 हो गए, 3-4 ट्रीज हो गए, जिसको जो स्पेशली आपको ट्राइबल एरियाज में और जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उसको वो रिलीजियस पर्पस के लिए उसका कुछ ना कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ पर होता है, इस बेसिस पर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग लोकल बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इससे क्या होता था, अब इसको आप लिंक कर सकते हैं कैसे, उन्होंने तो उसको रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण उसको प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो दे ऑल्सो सर्व एज द सेंचुरीज फॉर बोथ नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर हम नेचर को और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारा जो एक फेथ है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। अब इंडिया में बात करते हैं। सो सेक्रेड ग्रुप्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर दी इंडिया। आपको इंडिया के हर एक पार्ट में दिखेगा, स्पेशली आपको वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेंट्रल हिल ट्रेक्स, आपको हर जगह दिखेगा। शेल्टर दी रिफ्यूजिया शेल्टर न्यूमरस स्पीशीज ऑफ ट्रीज। यहाँ पर मतलब कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ यहाँ पर बर्ड्स भी होती हैं, लिजार्ड लाइक जो एनिमल्स हैं उनको भी, यहाँ पर जो कुछ क्रीचर्स ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मान्यता होती है। जैसे कि कुछ प्लेसेस में जैसे होता है ना कि स्नैक की पूजा, सांप की पूजा की जाती है ना, कि उनको मारना नहीं है, ऐसा है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि सेक्रेड ग्रुप्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो इससे हम नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इससे हम नेचुरल जो डिजास्टर है, ये कई बार क्या करते हैं, जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं ये एक्ट एज अ नेचुरल विंड ब्रेकर्स, शील्ड नियर बाय सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चर लैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रिड्यूसिंग डैमेज हरिकेन्स एंड स्टॉर्म्स। तो कई बार क्या होता है, इनका ट्रीज का ये पैचेस ऑफ ग्रुप होते हैं, मतलब ट्रीज का यहाँ पे ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, जो विंड ब्रेक, इसको विंड को ब्रेक करता है ना, जो हरिकेन्स और उनके कारण जो डैमेज होता है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि ये नेचुरल डिजास्टर से हमें बचाते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। उसके बाद इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस में यहाँ पर होते हैं, लोकल कम्युनिटीज के यहाँ पे जो बिलीव्स होते हैं वो उसके साथ यहाँ पर लिंक होते हैं। ठीक है, अब इंडिया में कुछ सेक्रेड ग्रुप्स हैं, सिर्फ यही बस नहीं है, यहाँ पर बहुत भी हैं, और भी हैं, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है गाइस। हाँ, तो हम उनके नाम देख लेते हैं। जैसे कि बिहार में इसको हम सरना कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में देव वन होता है, कर्नाटक में देवारा काड़ू, केरल में काबू, मध्य प्रदेश में इसको देव कहा जाता है, महाराष्ट्र में देवाराई और देवरहती, मणिपुर में बात करें लाई उमंग होता है। तो ये कुछ नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिर्फ इतने ही नहीं है, ये तो कुछ नेम है जो लाइक आपके कुछ न्यूज में थे और इम्पोर्टेंट है, तो इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। So any government or private land can be designated as a community reserve by the state government after the amendment of Wildlife Protection Act 2003. तो Wildlife Protection Act 2003 को अमेंड किया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी प्राइवेट लैंड को और किसी भी प्राइवेट कम्युनिटी को यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व कर सकती है। ठीक है, दे मेड टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ लोकल पॉपुलेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि ये कोई एरिया है,
ठीक है, प्राइवेट लैंड भी किसी ने इसको ओन करके रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व कर दिया कि हमें इस एरिया में यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ लोकल पॉपुलेशन हम क्या करते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। सो इन इंडिया देयर आर 220 एक्टिव कम्युनिटी रिजर्व्स। अ कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी मैनेजेस देम। तो जो हमारी कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी है, इसको क्या करती है, मैनेज करती है। तो आई होप आपको ये जो सेक्टर ग्रुप से यहाँ पर क्लियर होगा, काफी अच्छा, मतलब आपको कुछ नया यहाँ पर मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे 2 आर्टिकल हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना। देखो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। एग्री कार्बन मार्केट, वही हम कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग अभी आज छोड़िए, यहाँ पर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग के बारे में तो पता ही है ना। जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेड क्या होता है कि एक को देना दूसरे से लेना। अगर आप, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 100 पेन्स की क्या कर दी, मैंने 100 टॉयज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करी, लेकिन मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कितनी की, सिर्फ 50 की, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग कितनी कर दी, 100 की कर दी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, चीजें सरप्लस में हो गई। सरप्लस में हो गई तो मैंने सोचा कि अरे ये जो बी पर्सन है इसके पास तो एक भी टॉयज नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने 50 टॉयज इसको दे देती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने 50 टॉयज इसको दे दिए, और इसके बाद में भी यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि मैंने टॉयज दिए, इसने मुझे कुछ और यहाँ पर इन प्लेस ऑफ दे दिया, पैसे दे दिए इसके प्लेस पर या कुछ भी। तो ये आपका ट्रेडिंग होता है, ये तो आपको पता है। अब कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग भी यहीं पर ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कार्बन को जो एमिशन है उसको मिटिगेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कैप लगाया। ठीक है, अब ये एक ए इंडस्ट्री है, ये यहाँ पर दूसरी बी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब ए ने क्या किया, सब दोनों को कहा कि आप 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एमिशन कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा किया तो आपको यहाँ पर इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी XYZ। तो इस कंपनी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसने 105 यूनिट्स ऑफ कार्बन का यहाँ पर एमिशन कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर इसने ये जो बी इंडस्ट्री है, इस बी कंपनी ने ऐसा किया कि उसने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है, इनका यूज करके यहाँ पर सिर्फ 50 यूनिट्स ऑफ कार्बन का ही एमिशन किया। अब इसके पास यहाँ पर 50 यूनिट्स बच गए, तो ये क्या करेगी, इसने यहाँ पर कहा कि तुम्हारे पास 50 यूनिट ज्यादा है तो तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो ये हो गई आपकी कार्बन यूनिट्स की ट्रेडिंग। आपको यहाँ पर कार्बन ट्रेडिंग क्लियर हुआ। तो बस इसमें, इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केट में भी क्या होता है, एग्रीकल्चर से भी यहाँ पर आपका कार्बन का एमिशन होता है, तो वहां पर फार्मर्स क्या कर सकते हैं, इस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो एग्रीकल्चर का मार्केट है, एग्री कार्बन मार्केट है, वो यहाँ पर आपका स्ट्रेंथन होगा। ये है आपके पूरे इस आर्टिकल का क्रक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप लोग इस आर्टिकल को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इसमें वही स्टेट्स के बारे में कितना कहाँ एमिशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इस आर्टिकल में बात करते हैं सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, व्हाई इट फेल्स आसाम। अब देखिए सेक्शन 6A, व्हाट आई एम सेइंग हियर, 6CC। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ था, सेक्शन 6A की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, इसको चैलेंज किया गया था, कहा, सुप्रीम कोर्ट में, और इसके चलते यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया 4:1 की मेजोरिटी से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कह सकते हैं कि ऑर्डर आया है, जो मतलब की जजमेंट आई है, उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 6A क्या है आपका, सिटीजनशिप एक्ट 1958 का, ये क्या है, पूरी तरीके से आपका वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, सेक्शन 6A और आर्टिकल 29। इस आर्टिकल में इनके बीच के बारे में ही डिस्कस किया गया। अब देखो आप सभी को पहले थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी पता होगी। बांग्लादेश से पहले वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, जब पाकिस्तान का यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होता है, तो एक होता है आपका यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा यहाँ पर होता है ईस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर स्पेशली जो लैंग्वेज के बेसिस पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बांग्ला एंड उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैस्कर होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। फिर यहाँ पर लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, फिर ये बांग्लादेश बन जाता है। जब ये मैस्कर, ये सारी चीजें होती है, तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्फ्लक्स होता है, कहाँ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली आसाम में। तो इससे यहाँ पर आसाम के लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया दैट कि अगर इस तरीके से लोगों का इन्फ्लक्स यहाँ पर होता रहेगा, माइग्रेशन अगर ऐसा होता रहेगा, तो इससे क्या होगा, आसाम का जो कल्चर है, वहां की जो इतनी सिटी है, वहां का जो ट्रेडिशन है, वो यहाँ पर हैम्पर होगा। इसी के चलते फिर क्या आता है, आपका आसाम अकॉर्ड आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि देखिए
अभी उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, द 4:1 मेजोरिटी रूलिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2024 दैट upheld the constitutional validity of section 6A of the Citizenship Act 1955 is significant. The provision established a distinct framework for the migrants from the former East Pakistan who settled in Assam. तो यहाँ पर ये किसके लिए है अकॉर्ड कि किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर एक डेट है, लाइक बिफोर 25 मार्च 1971 से पहले आए हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आए हैं तो वो फॉरेनर्स यहाँ पर और विजिटर्स कहलाए जाएंगे। अभी बॉर्डर शेयरिंग यहाँ पर बताई गई है। The judgment seems to suffer from arbitrary reasons. The Chief Justice of India, D.Y. Chandru, ये हमारे then मतलब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहा while justifying the test of Article 14 टॉकिंग आउट असम अगेंस्ट अदर स्टेट्स, दो अदर स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल, जहां पर इतनी आपकी बॉर्डर है, मेघालय की इतनी बॉर्डर शेयर होती है, इतनी किलोमीटर की, त्रिपुरा की 856 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमें इन्फ्लक्स देखने को दिखता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लक्स आसाम में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहां पर आसाम की जो कल्चर और पॉलिटिकल राइट्स है उसको यहाँ पर ट्राइबल आसामीज ट्राइबल पॉपुलेशन की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस एक्ट को असम अकॉर्ड को लेकर आया जाता है। अब देखो हम असम अकॉर्ड की बात करते हैं। सो असम अकॉर्ड ये आपका 1985 में साइन होता है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल असम स्टूडेंट्स। मतलब असम में एक यूनियन बनता है ऑल असम स्टूडेंट्स में, मतलब स्टूडेंट्स का असम स्टूडेंट्स यूनियन बनता है। वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, और ये 6 years लॉन्ग तक का एजुटेशन यहाँ पर चलता है। फिर इनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, इसको हम असम अकॉर्ड कहते हैं 1985 में। हु डिटरमाइन हु इज अ फॉरेनर इन द स्टेट ऑफ असम। इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन असम का यहाँ पर सिटीजन है और कौन यहाँ पर फॉरेनर है। ठीक है, द प्ली बिफोर दी Supreme Court challenges one of the core element of Assam Accord and the basis of the final national registrar। तो NRC भी यहाँ पर 2019 में असम में आपका स्टैब्लिश होता है। अब सेक्शन 6A क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। Section 6A of Citizenship of Act 1955 is a special provision on the citizenship of a person covered by the Assam Accord। ठीक है, under this section people who entered India between 1st Jan 1966, मतलब जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया में आ चुके हैं एंड मार्च 25 मार्च 1971 एंड हैव बीन लिविंग इन असम विल बी अलाउड टू रजिस्टर देमसेल्फ एज अ सिटीजन। मतलब अगर कोई भी पर्सन 1966 जनवरी से पहले या फिर 1971 से पहले आ चुका है तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, यहाँ पर सिटीजनशिप वो एक्वायर कर सकता है। सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट वाज इंसर्टेड एज एन अमेंडमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, मतलब कि हमें ये वाला डेट है मार्च 24 1971, इसको कट ऑफ करने के लिए यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट किया गया था हमारे सिटीजनशिप एक्ट में। नाउ इसके बाद ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन इस डेट के बाद आता है 1971 25 मार्च के बाद, तो उसे हम इलीगल इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स की तरह ट्रीट करेंगे। So these people would have registered themselves according to the rule made by the central government। तो इनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। टिल अ पीरियड ऑफ 10 years, यहाँ पर देखिए 10 years फ्रॉम द डेट दे वर डिटेक्टेड एज अ फॉरेनर, दे वुड हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज अ सिटीजन एक्सपेक्ट बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ एनी असेंबली। अब इसमें ये कहा कि देखिए अगर आप इस डेट के बाद आते हैं तो आपको क्या करना होगा, उस डेट से लेकर 10 साल तक ऐसा रहना होगा एज अ फॉरेनर्स, यहाँ पर आपको रहना होगा। उसके बाद आपको क्या की जाएगी, यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट में प्रिडिक्शन यहाँ पर जाती है जिसमें ये कहा गया कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा आर्टिकल 29 है। अब आर्टिकल 29 क्या है आप सभी को यहाँ पर पता है। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज विद इन इंडिया। अगर विद इन इंडिया आपकी कोई कल्चरल आपका जो कल्चर है, आप लिंग्विस्टिकली यहाँ पर क्या है, थोड़े से अलग है, ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 6A है यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा ये जो रीजनिंग है इसमें हमें बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था, इस
की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसको अपहेल्ड करके रखा था। सो फॉल्टी मैकेनिज्म एंड इसके इम्पैक्ट की बात की जा रही है कि द मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग एंड प्रोसेसिंग दीज माइग्रेंट्स अंडर सेक्शन 6A सब क्लॉज 3 is flawed because it places a burden of initiating proceeding of the state without providing a means of voluntary self-identification by migrants. This means that suspected illegal immigrants must be referred to a foreigner tribunal when they determine their status. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसको पॉलिटी बताया जा रहा है। आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।